नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग विद फैज में। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूं, मगर आज का विषय थोड़ा गंभीर। आज के विषय है हमारे देश के जाने माने साइंटिस्ट श्री सोनम वांगचुक जी। सोनम वांगचुक जो पिछले 20 दिनों से इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक यानी अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पे दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे थे और उनका सिर्फ एक ही मांग था, वो था हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन। मगर आज सुबह जंतर मंतर से ये खबर आ रही कि उन्हें वहां से हटाकर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी गई है बाय द पुलिस फोर्सेस। उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है वहां से हटाकर। अब सवाल ये है कि आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं। इस घटना के टोटल दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि जहां तक उनकी हेल्थ की बात है तो उनका हेल्थ पिछले काफ़ी दिनों से लगातार गिरती चली आ रही थी, लगातार डिग्रेड होती चली आ रही थी। तो उनके हेल्थ के दृष्टिकोण से ये चीज़ बहुत अच्छी भी है कि उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और उन पर क्लोज मॉनिटरिंग रखी जा रही है। शायद इसी वजह से ये स्टेप लिया गया हो। मगर इस इवेंट का, इस घटना का दूसरा पहलू भी है। इस घटना का दूसरा पहलू ये है कि वो इंसान जिसने इस देश को काफ़ी चीज़ें दी हैं, अपने देश को, अपने देश के लोगों, अपने रीजन के लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की है जो शायद यहाँ के काफ़ी सारे नेता और अभिनेता मिलकर भी ना कर पाए। जो ज़्यादातर हमारे देश में जिन्हें आइडियोलाइज किया जाता है, हमारे देश के नेता और अभिनेता को शायद मिलकर भी वो इस देश के लिए उतना ना कर पाए जितना श्री सोनम वांगचुक जी ने इस देश के लिए किया, अपने रीजन्स के लिए किया, अपने लद्दाख के लोगों के लिए किया है। तो क्या जब वो इंसान उस भूख हड़ताल में बैठा था अपने मांग को लेकर, तो क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि वहां जाकर उनसे एटलीस्ट बात की जाए, उनसे वार्तालाप की जाए और उनसे एटलीस्ट नेगोशिएशंस की जाए, बजाय इसके कि उनको फोर्सफुली वहां से उठाकर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। क्या ये उनका तौहीनी नहीं है? क्या उनकी ये बेइज्जती नहीं है कि वो इंसान अपना मांग को लेकर वो वहां पे बैठे हुए थे और उन्हें फोर्सफुली वहां से हटाकर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। भले उनके हेल्थ के लिए ये चीज़ अच्छी हुई, मगर जो वो मांग लेकर बैठे हुए थे और जो वो इंसान है जो उन्होंने देश के लिए किया है, उसके नाते क्या गवर्नमेंट के द्वारा उनसे बात करनी जरूरी नहीं थी? हमारे देश के साइंटिस्ट हमारे देश के लिए एक वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। ये वो एसेट होते हैं जो हमारे देश के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। अगर मैं आपको अभी पूछ लूँ कि आप 5 साइंटिस्ट के नाम बता दें जो अभी मौजूदा इस देश में है, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि साइंटिस्ट एक्चुअल में यहाँ है कौन। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की तरह उन्हें आइडियोलाइज नहीं किया जाता। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आइडियोलाइज की नहीं किया जाता है। हमारे देश में आइडियोलाइज किया जाता है हमारे देश के नेता को और अभिनेता को और कुछ सो कॉल्ड क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज को। हार्श है बट ये रियलिटी। क्योंकि एक्चुअल में हम जान ही नहीं पाए कि साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है इस देश में, तो उन्हें डिटेन कर दिया गया है। एक्चुअल में डिटेन कहना सही वर्ड नहीं होगा, एक्चुअल में उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया उनका हेल्थ को देखते हुए। मगर जो तरीका इख्तियार किया गया बाय द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो आइए हम जानते हैं आज श्री सोनम वांगचुक जी के बारे में कि वो इस देश के लिए उन्होंने क्या किया, अपने लद्दाख के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है। पहला मैं शुरुआत करना चाहूँगा उनके कहे हुए 2 लाइन से। वी नीड इनोवेशंस दैट आर इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एंड सोशली जस्ट। इसका सीधा मतलब ये है कि हम वो इनोवेशंस इस देश के लिए चाहते हैं जो इकोलॉजिकली, मतलब जो इकोलॉजी को, हमारे देश की इकोलॉजी को हार्म ना करे, सस्टेनेबल हो और जो सोशली जस्ट हो। सोशली जस्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे देश के हर तबके के लोग उसका फ़ायदा उठा पाए। सोशली जस्ट।
ठीक है, तो पहला मैं शुरू करना चाहूँगा, पहले अचीवमेंट। एक्चुअली ये वो इंसान है जिन पे एक मूवी भी बनी थी, 3 इडियट्स। आप सब इस बात से वाकिफ़ होंगे कि 3 इडियट जो है वो इनसे इंस्पिरेशन ली गई थी, इनसे इंस्पायर होके इस मूवी को बनाया गया था। उनका जो फुनसुक वांगडू का किरदार था वो एक्चुअली में इनसे प्रेरित होकर बनाई गई थी, और ये इन्होंने भी इस बात का स्पष्टीकरण दिया था हमारे देश के जाने माने शो केबीसी में। इस शो में एक एपिसोड में उनसे एक बात पूछी गई थी कि आप ये बताइए कि क्या मूवी 3 इडियट्स आपसे प्रभावित होकर बनी थी। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइंस, बहुत ही अच्छी पंक्ति यूज़ की थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप बोले प्रभावित या प्रेरित, तो हाँ, आप कह सकते हैं कि ये मूवी मुझसे प्रेरित या प्रभावित होकर बनी थी, मगर जैसा कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये मूवी आप पर बेस्ड थी, तो ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं इस देश में ये नहीं चाहता कि इस देश के लोग आपके काम को तब पहचाने जब वो किसी फिल्म से जुड़ी। तो इसलिए अगर वो जुड़ी भी हुई थी, अगर वो प्रेरित भी थी या प्रभावित या बेस्ड भी थी, तो इस बात से मुझे कोई खुशी नहीं है, और अगर वो नहीं भी थी तो इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये एक्चुअल में उनकी लाइंस थी, और ये दर्शाता उनकी सेल्फलेस बिहेवियर, किस तरह की मानसिकता और विज़न के साथ वो इस देश को देखते हैं और वो इस देश के लिए काम करते हैं। तो आइए कुछ चीज़ों पे, कुछ उनके काम पे नज़र डाल लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सेकमॉल की फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट की थी। इस स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट की थी जहाँ पे ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग को ना प्रमोट कर कर एक इनोवेटिव लर्निंग का स्टाइल को प्रमोट किया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल बुकिश तरीके को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, अपने एजुकेशन में नहीं ला पाते हैं, उनके लिए ये बेसिकली स्कूल थी कि किस तरह इनोवेशंस और इनोवेटिव तरीके और प्रैक्टिकल तरीके से एजुकेशंस को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और जो लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को अपने स्कूल्स में लाया जाए, और एक्चुअल में ताकि वो अपने एजुकेशन में बदलाव कर सके, वो अपने सिस्टम में बदलाव देख सके, इस नए एजुकेशन सिस्टम को ग्रास्प कर सके। तो ये इनका बेसिकली मॉडल है, एजुकेशन का मॉडल है जो इस स्कूल में पढ़ाई जाती है। जो भी कन्वेंशनल सिस्टम या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम में जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, बेसिकली ये उनके लिए है, और साथ में उन लोगों के लिए भी है जो ट्रेडिशनल सिस्टम से निकलकर एजुकेशन को एक नए इनोवेशंस की तरह समझना चाहते हैं और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने ऊपर इस सिस्टम के जरिए बदलाव लाना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए स्कूल बनाई गई है, और ये स्कूल पूरी की पूरी बेस्ड है सोलर सिस्टम में, मतलब सस्टेनेबल। जो उन्होंने बात कही थी कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, मतलब इससे कोई भी वातावरण को हानि नहीं होना चाहिए, कोई भी इन्वायरमेंट या इकोलॉजी को हार्म नहीं होनी चाहिए, और साथ में सोशली जस्ट होना चाहिए। सोशली जस्ट मतलब इस देश के हर तबके के लोग और हर बिरादरी के, हर रीजन के लोग इस इनोवेशन का फ़ायदा उठा पाए। इसका क्लियर एग्जाम्पल दिया था हमारे देश के साइंटिस्ट श्री सोनम वांगचुक जी ने इस मॉडल, इस स्कूल के मॉडल के जरिए। ठीक है, दूसरी इनकी जो एक्चुअल में अचीवमेंट है, जो यूनिक काम इन्होंने किया है, वो है डिजाइंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स यूजिंग लोकल मटेरियल। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाना लोकल मटेरियल्स के थ्रू, promoted solar power technology and environmental friendly infrastructure in the Himalayas, क्योंकि वो सेंसिटिव, इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स है, तो उसमें इकोलॉजिकली सस्टेनेबल टेक्निक्स और जो भी मटेरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं बिल्डिंग्स में, इन्हें प्रमोट करने की जो काम की है वो की है हमारे देश के सोनम वांगचुक जी ने। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस मैन, आइस स्तूपा। ये एक्चुअली
आइस स्तूपा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये क्या है, हम लोग जान लेते हैं। डेवलप्ड द आइस स्तूपा एन आर्टिफिशियल ग्लेशियर दैट स्टोर्स विंटर वाटर एंड रिलीज इट ड्यूरिंग स्प्रिंग। मतलब एक ऐसा स्तूपा, एक एक्चुअल में एक आइस स्तूपा की तरह ये दिखाई देता है, आप देख सकते होंगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसको बनाया जाए बेसिकली बर्फ के द्वारा, ताकि ये जो स्तूपा बनाई गई हो वो विंटर में बनाई गई हो और इसका लाभ जो है फार्मर ले पाए इरिगेशन के थ्रू स्प्रिंग सीजन में। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये बहुत ही इम्पैक्टफुल और इम्पॉर्टेंट मॉडल है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो कॉनिकल शेप है, ठीक है, कॉनिकल शेप है, तो ये जो रीजन है ये सबसे कम सरफेस एरिया वाला रीजन है और बर्फ की जो पिघलने की शुरुआत होती है वो अपर लेयर से शुरुआत होती है, सीधे शब्दों में कहें तो। ठीक है, तो अगर ये सरफेस एरिया कम रहेगा तो सीधी सी बात है कि वहां से जो बर्फ पिघलेगी वो धीरे धीरे पिघलेगी, क्योंकि वो कम सरफेस एरिया कांटेक्ट में है सूरज के, तो वो धीरे धीरे पिघलेगी और उससे जो है एक बेसिकली ड्रेनेज निकाल दिया गया जो काफ़ी सारे फील्ड में जाकर फार्मर्स के लिए वो पानी का लाभ दे पाए, फसल में पानी का लाभ दे पाए। तो ये बेसिकली मॉडल थी। ये मॉडल बहुत ही फेमस है और बहुत ही बड़ी इन्वेंशन है बाय सोनम वांगचुक। It helps farmers in water scarce region of Ladakh, globally recognized model for climate adaptation। ठीक है, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मॉडल है जो श्री सोनम वांगचुक जी ने दिया है और ये फार्मर्स के लिए बहुत ही बड़ी, वहाँ के रीजन्स के जो फार्मर्स है, क्योंकि वहाँ जो है टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है तो ज़्यादातर बर्फ़ जमी होती, तो उस बर्फ़ से किस तरह से इनोवेटिव तरीके से उसको पानी निकाला जाए, इस तरह से कि एक मतलब सीक्वेंस में पानी निकले, ना कि एक बार वो पूरा स्तूपा पिघल जाए। तो इसलिए उसकी शेप स्तूपा और कॉनिकल रखी गई है कि धीरे धीरे करके वो स्तूपा पिघले और सीधा जाकर वो फील्ड में वो पानी चली जाए इरिगेशन के लिए, जिसे फार्मर्स यूज कर पाए। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वर्क एक्सटेंसिवली ऑन प्रोटेक्टिंग द फ्रेगाइल हिमालयन इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने कहा, हिमालय रीजन जो है वो इको सेंसिटिव रीजन्स है, तो उसके लिए जो प्रोटेक्टिंग फ्रेगाइल हिमालयन इकोसिस्टम के लिए जो इकोसिस्टम की वहाँ को बचाने का काम जो है वो इन्होंने किया है। एडवोकेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट अवेयरनेस इनिशिएटिव। इनकी कुछ अवार्ड्स पे नज़र डाल लें, हालांकि इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से नवाजा गया है, मगर उनमें से कुछ रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड ये है। पहली तो रैमन मैगसेसे अवार्ड एंड इन 2018 ये अवार्ड दी गई थी 2018 में, और इन्हें एक्चुअल में रिगार्डेड एज एशियाज नोबेल प्राइज, एशिया का नोबेल प्राइज भी इसे बोला जाता है, क्योंकि ये उन्हें ही दी जाती है जो सेल्फलेस सर्विस करते हैं और इनोवेटिव कुछ इस देश के लिए, इस समाज के लिए करते हैं। ये अवार्ड सिर्फ उन्हें ही दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइज, ये दी गई थी 2016 में। ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 इन्वेंटर ऑफ आइस स्तूपा के लिए ये अवार्ड दी गई थी, और भी काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए गए थे। और जैसा कि मैंने बताया, 3 इडियट्स भी इनसे इंस्पायर होकर बनी थी। ठीक है, और लद्दाख के लोगों के लिए बेसिकली जो यूनियन टेरिटरी उन्हें बना दिया गया था लद्दाख को, उसे वापस से स्टेटहुड की डिमांड करने के लिए ये अपने रीजन्स के लोगों के साथ खड़े थे। तो ये सारी अचीवमेंट्स इस इंसान की है, एक अकेले इंसान की है, जो मैंने बताया काफ़ी सारे नेता और अभिनेता मिलकर नहीं कर सकते, वो इस अकेले इंसान ने इस सोसाइटी के लिए किया है, और वो इंसान को फोर्सफुली वहाँ से हटा दिया गया। ये बिल्कुल भी सही पिक्चर नहीं है एक डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं, उस मुद्दे को 2 भाग में आप बांटिए, पहली तो पॉलिटिकल और दूसरी नॉन पॉलिटिकल। ये चीज़ आज के लोग भूल चुके हैं। हर मुद्दे को पॉलिटिक्स से रिलेट करना ज़रूरी नहीं है। कुछ मुद्दे
नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं और ये वही मुद्दों में से एक थी। हालांकि इसमें काफ़ी सारे पॉलिटिकल लोग भी आए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये मुद्दा पॉलिटिकल था, ये नॉन पॉलिटिकल था। ये हमारे और आपके भविष्य के लिए था, हमारे और आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए था। ठीक है, तो आइए अब देखते आगे किस तरह से इस प्रोटेस्ट को कैरी किया जाता है। मगर आज का मेरा इंटेंशन ये था कि इस इंसान ने जो इस देश के लिए किया, अपने रीजन्स के लिए किया, अपने सोसाइटी के लिए किया है, उसमें एक नज़र डाली जाए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करते रहे, और जो भी आप अपने नज़रिया रखते इस इवेंट को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।